हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। रजिया सुल्तान के बाद कौन कौन से प्रांत भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे? चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, यहां पे तो था दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में क्या था? दिल्ली उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। ठीक है, ये गुजरात प्रांत के अंतर्गत आता था। यहां पे गुजरात। ठीक है, यहां पे लाहौर था। यहां पे लाहौर था। ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अवध। यहां पे बंगाल क्षेत्र था। ये पूरा बंगाल क्षेत्र था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। किसके बारे में? मोइजुद्दीन बहराम शाह। चलिए आइए। मोइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, रजिया के बाद कौन शासक बना? मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1240 से 1242 के बीच में मोइजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर शासन सत्ता संभाला था। चलिए आइए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जान लेते हैं। बात हम वहां से शुरू करते हैं कि और अल्तुनिया रजिया और अल्तुनिया जब दिल्ली शाही सेना से मुकाबला करने के लिए ये कैथल नामक स्थान पर पहुंचते हैं, तभी रजिया और अल्तुनिया दोनों पति पत्नी होते हैं और दोनों का साथ कैथल में इनकी सेना छोड़ देती है। ठीक है, उसी समय ये एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं कैथल में 25 दिसंबर 1240 को। आराम करते समय वहां पे कुछ डाकू आ जाते हैं, डकैत आ जाते हैं, जिससे रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो रजिया की हत्या कब हुई थी? ये पृष्ठभूमि है। रजिया की, ठीक, किसकी? रजिया और अल्तुनिया की हत्या कब की गई थी? 25 दिसंबर 1240 को। कब? 25 दिसंबर 1240 को। 25 दिसंबर 1240 को कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया की कुछ डकैतों ने हत्या कर दी थी। हत्या करने के पहले दिल्ली के अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र, किसके? इल्तुतमिश के एक अयोग्य पुत्र मोइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है, नाम क्या था? बहराम शाह। पिता का क्या नाम था इसके? पिता का नाम, पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, बहराम शाह कहां पे गद्दी पे बैठा था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 अप्रैल 1240 को। कब? 21 अप्रैल 1240 को गद्दी पर बैठा। कब? 21 अप्रैल 1240 को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक कहां पे? दिल्ली में लाल महल।
इसे भी नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। लाल महल कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक, आइए चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, तुर्की जो अमीर थे वो यही सोचते थे कि सिंहासन पर इल्तुतमिश के किसी वंशज को बैठाया जाए। किसको बैठाया जाए? इल्तुतमिश के किसी वंशज को बैठाया जाए, ताकि जनता में विद्रोह ना उत्पन्न हो। इसीलिए तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया था। गुलाम सरदारों ने अपना दबदबा बनाने के लिए, ठीक है, बहराम शाह को तो राजा बना दिया, लेकिन उनसे एक शर्त रखा। कौन सा शर्त? कि आप जो है राजा का तो कार्य करेंगे, लेकिन उसके लिए दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख अधिकारी थे उन लोगों ने एक नायब ए मुमलकत का नया पद बनाया था। ठीक है, किसने? दिल्ली के अधिकारियों ने, दिल्ली के अधिकारियों ने एक नया पद नायब ए मुमलकत, नायब ए मुमलकत का पद बनाया था। ठीक है, इस पद पर पहली नियुक्ति जो की गई थी वो एतगीन की गई थी। ठीक है, पहली नियुक्ति किसकी की गई थी? एतगीन की। इस पद पर पहली नियुक्ति जो है एतगीन की गई थी। अब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख 3 दावेदार वास्तविक शक्ति 3 लोगों के हाथ में आ गई। किसके किसके हाथ में? एक तो मोइजुद्दीन बहराम शाह जो राजा थे उनके हाथों में थी, दूसरी जो थी वो नायब एतगीन के हाथों में चली गई, और तीसरी शक्ति जो थी वो उस समय के जो वजीर थे जिनका नाम था मुहाजिबुद्दीन। क्या नाम था? वजीर मुहाजिबुद्दीन। क्या नाम था? वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथ में थी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इस समय दिल्ली की शासन सत्ता की वास्तविक शक्ति जो थी 3 व्यक्ति के हाथों में थी। पहला मोइजुद्दीन बहराम शाह के हाथों में थी, दूसरा दिल्ली सल्तनत के अमीरों ने और अधिकारियों ने मिल करके एक पद बनाया था जिसका नाम था नायब ए मुमलकत। इस पद पर पहली नियुक्ति एतगीन की गई थी। तो दूसरी शक्ति किनके हाथों में थी? एतगीन के हाथों में थी, और तीसरी शक्ति वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथों में थी। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि प्रमुख शक्तियां दिल्ली सल्तनत की 3 लोगों के हाथों में चली गई। ठीक, इसी समय जो एतगीन था इसने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक, इल्तुतमिश की एक तलाकशुदा पुत्री थी। ठीक, तलाकशुदा इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उससे क्या किया? एतगीन ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एतगीन ने क्या किया कि इसने अपने दरवाजे पर हाथी घोड़े बांधने शुरू कर दिए। किसने? एतगीन ने। क्या किया? अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इसने हाथी घोड़े रखने शुरू कर दिए। रखने शुरू कर दिए। जब ये बात मोइजुद्दीन बहराम शाह को पता चलता है कि एतगीन जो है अपनी
शक्ति जो है मतलब राजा के जितने अधिकार थे वो खुद अपनाने लगा है, तो बहराम शाह इसकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं और इसके 2 माह के अंदर ही एतगीन की हत्या करवा देते हैं और नायब का जो पद होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह खुद इस पद को अपने हाथों में ले लेते हैं। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े। अब बहराम शाह ने यह सोचा कि अगर हम अमीर हाजिब के पद पर बदरुद्दीन शंकर रूमी को बैठा देते हैं तो शासन सत्ता जो है सुचारू रूप से चलने लगेगी। ठीक है, कौन सा पद? अमीर हाजिब, अमीर ए हाजिब। ठीक, ये एक पद था। इस पद का मतलब होता है कि ये दिल्ली सल्तनत के एकदम वरिष्ठतम पदों में से एक था। ठीक, तो इस पद पर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किसकी नियुक्ति किया था? तो इस पद पर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बदरुद्दीन शंकर रूमी, क्या नाम था? बदरुद्दीन शंकर रूमी, इस पद पर किसकी नियुक्ति किए थे? बदरुद्दीन शंकर रूमी की नियुक्ति मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि इसने सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए ठीक एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। किसने? बदरुद्दीन शंकर रूमी ने। लेकिन इसी समय जो वजीर थे मुहाजिबुद्दीन, ठीक, इनको इस षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है। उस षड्यंत्र का खुलासा करते हुए मुइजुद्दीन ठीक बदरुद्दीन की शिकायत किससे कर देते हैं? बहराम शाह से कर देते हैं, जो उस समय सुल्तान थे। बहराम शाह जो थे वो बड़े शालीन व्यक्ति थे। इनको सजा ना दे करके बदरुद्दीन शंकर रूमी को ये बदायूं का इक्तादार बना देते हैं। ठीक है, इसी समय बहराम शाह के समय में मंगोल नेता, क्या नाम था? मंगोल नेता जिसका नाम होता है तायर, मंगोल नेता तायर, इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। ठीक, लेकिन उस समय मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में जो मुल्तान की देख रेख कर रहे थे कबीर खान अयाज, क्या नाम था उनका? कबीर खान अयाज। कबीर खान अयाज। ठीक, कबीर खान अयाज ने क्या किया कि तायर के आक्रमण को पूरी तरीके से विफल कर दिया। जब तायर, मंगोल नेता तायर जब इस आक्रमण से विफल हो जाता है तो उसने अपना रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ देते। ठीक है, फिर मंगोलों ने अपना अगला अभियान किस तरफ किया? लाहौर की तरफ किया। ठीक, ये यहां पे मंगोलों ने अपना अगला अभियान लाहौर की तरफ किया। जब ये बात मुइजुद्दीन बहराम शाह को पता चलती है कि मंगोलों ने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने अपने वजीर मुहाजिबुद्दीन को यह आदेश देते हैं कि आप सेना लेकर के मंगोलों को जाकर के युद्ध करिए, उन्हें रोकिए। ठीक, मुहाजिबुद्दीन को इसी पल का इंतजार होता है। वो हमेशा सोचते थे कि हमें इस सल्तनत से बाहर जाने का मौका मिले तो हम इनको गद्दी से हटा दें। मुइजुद्दीन जो है ये बाहर निकलते हैं और बहराम शाह के विरोधियों से, अन्य अमीरों से मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं। ठीक, जिसके तहत सारे तुर्क अमीरों ने अचानक दिल्ली पर हमला कर देते हैं और मुइजुद्दीन बहराम शाह को मुहाजिबुद्दीन की अध्यक्षता में ठीक इनको क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद 1242 में इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी?
मुइजुद्दीन बहराम शाह की। ठीक, ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह की मुहाजिबुद्दीन ने क्या किया, षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। किसको बैठाया जाता है? चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में भी प्रकाश डालते हैं। ठीक, क्या नाम है उनका? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या होने के बाद अगला शासक जो दिल्ली के अमीरों ने बनाया था उसको क्या नाम है? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका शासन सत्ता कब से कब तक था? 1242 से लेकर के 1242 से लेकर के 1246 तक था। इसका शासन सत्ता यहां तक था। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ये इल्तुतमिश का पौत्र था, मतलब पुत्र का पुत्र था। इसके पिता का नाम फिरोज शाह था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? पिता फिरोज शाह। इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था फिरोज शाह। ठीक, दिल्ली के अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को इस शर्त पर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया कि आप इस राज्य की शक्ति का प्रयोग जो है अपने आप नहीं करोगे। इसीलिए नाइब का पद इन्होंने क्या किया, जो नाइब ए मुमलकात का पद था, तो नाइब के पद पर, ठीक, नाइब, ठीक, ये दिल्ली सल्तनत का नाइब ए मुमलकात का पद था। इस पद पर पहली नियुक्ति मलिक कुतुबुद्दीन हसन की गई। किसकी? मलिक कुतुबुद्दीन हसन की। मलिक कुतुबुद्दीन हसन की। ठीक, इस पद पर इनकी नियुक्ति की गई। ठीक, जब अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया गया तो इनसे एक इस शर्त पर इनको गद्दी पे बैठाया गया कि आप दिल्ली सल्तनत की शासन की बागडोर जो है उसका डिसीजन जो है आप अकेले नहीं लेंगे, आपके साथ में नाइब भी आपके प्रशासन के बराबर के हिस्सेदार होंगे। ठीक, जब पदों का जो बंटवारा किया जा रहा था उस समय उन्होंने कई मुख्य पदों पर जो है उन्होंने दिल्ली के अमीरों ने अपने अपने व्यक्तियों को नियुक्ति किया। जैसे अमीर ए हाजिब का पद जो था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। क्या? अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, ठीक, ये दिल्ली सल्तनत का उस समय सबसे सर्वोच्च पदों में से एक माना जाता था। इस पद पर काजी इमामुद्दीन बराकस, क्या नाम था? काजी इमामुद्दीन बराकस। काजी इमामुद्दीन बराकस। ठीक, इस पद पर काजी इमामुद्दीन बराकस की नियुक्ति किया गया। ठीक, मुख्य काजी के रूप में, ठीक, नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब अलाउद्दीन मसूद शाह जब गद्दी पर बैठा था तो उस समय इसका मुख्य काजी कौन था? तो इसका मुख्य काजी जो था इमामुद्दीन मोहम्मद थे। वजीर का कार्य इस समय मुहाजिबुद्दीन ही कर रहे थे। ठीक, इसी समय से अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल से ही बलबन ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन को हांसी का इक्तादार बनाया गया था। कहां का? हांसी का। ठीक, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में जब बलबन ने अपने वर्चस्व बढ़ाने शुरू कर दिए तो अपने दम पर तुर्क सरदारों ने क्या किया कि बलबन को प्रमोशन करके अमीर ए हाजिब का पद दे दिया गया।
ठीक है। बलबन एक षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व था ही। इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक अफवाह फैला दिया। उसने ये कहा कि कुछ समय बाद दिल्ली सल्तनत पर मंगोल और राजपूत हमला करने वाले हैं। जब ये अफवाह चारों तरफ फैल गया तो जितने भी सुल्तान के ठीक साथ रहने वाले तुर्क अमीर थे, उनके सपोर्टर थे, उनके पक्ष में बात करते थे, उन सभी का ध्यान जो है इस तरफ बट गया। ध्यान भटकाने के लिए ही बलबन ने ये षड्यंत्र रचा था कि कुछ समय बाद मंगोल और राजपूत दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। इसी समय उसको एक मौका मिल जाता है और नासिरुद्दीन महमूद जो इसके बाद शासक बनते हैं, उसकी मां के साथ मिल करके इन्होंने अलाउद्दीन मसूद को जेल में डाल देते हैं उस षड्यंत्र के तहत, और कुछ समय बाद अलाउद्दीन मसूद की हत्या कर दी जाती है। समझ गए? ये कुछ अयोग्य शासक थे, लेकिन फिर भी इनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन किया था। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद बलबन आते हैं दिल्ली की शासन सत्ता संभालने के लिए। ठीक है, तो आपसे ये जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ठीक, कहा जाता है कि बलबन और इल्तुतमिश के जो बीच का जो कार्यकाल था वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के उथल पुथल इतिहासों में से एक था, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया था जिसकी वजह से इनके प्रमुख उसमें कार्यों में गिना जा सके। क्योंकि इस समय तुर्क सरदारों का शासनकाल था, जिसको वो चाहते थे गद्दी पे बैठाते थे, जिसको चाहते थे वो दिल्ली की गद्दी से हटा देते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश और बलबन के बीच का जो कार्यकाल था वो दिल्ली सल्तनत में तुर्क सरदारों का कार्यकाल माना जाता है। चलिए आइए हम इसके बाद पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद को। ये भी एक अयोग्य उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, इसको भी तुर्क सरदारों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। कल हम आपको बलबन के बारे में बताएंगे और कुछ नासिरुद्दीन महमूद के प्रमुख फैक्ट और तथ्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, आज की क्लास में मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे नायब ए ममलिकात का पद किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के समय में बनाया गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नायब ए ममलिकात का पद किस दिल्ली सल्तनत के शासन के समय में बनाया गया था, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के अधिकारियों ने राजा से एक संधि के तहत ठीक नायब ए ममलिकात का पद बनाया था, ताकि राजा मुइजुद्दीन बहराम शाह का वर्चस्व ज्यादा ना बढ़ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, हम उसमें आपको नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उसके बाद हम एक मुख्य टॉपिक बलबन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।